नमस्कार, तेजस्विनी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ममता चोपड़ा। सिने जगत एक ऐसी दुनिया है जो आकर्षण और चकाचौंध से भरपूर है। बड़े पर्दे पर दिखने की चाह अनेक युवकों को होती है, लेकिन इस इंडस्ट्री के बाहर से होते हुए इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना और यहाँ की स्ट्रगल को जीना आसान नहीं होता। और वास्तविकता से जब रूबरू होते हैं तब पता चलता है कि पर्दे के पीछे की सच्चाई क्या है। यही नहीं बल्कि साल 2000 से लेकर 2019 तक 19 साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है, और इस 19 साल तक सिने जगत में अपनी जगह बना के रखना और अपने पसंद के काम को अंजाम देना, उन फिल्मों को करना जो आपको पसंद हो, ये भी एक छोटी बात नहीं है। और आज हमारे साथ जुड़ी हैं तेजस्विनी कार्यक्रम में एक ऐसी अभिनेत्री, मॉडल और डांसर जिन्होंने 19 साल का सफर इस सिने जगत में पूरा भी किया है और सफलतापूर्वक इसे आगे भी बढ़ा रही हैं। आज की हमारी तेजस्विनी है ऋषिता भट्ट। मासूम चेहरा, भोली सी मुस्कान और अपने बल पर अपना मुकाम बनाने का जज्बा रखती हैं बॉलीवुड अभिनेत्री ऋषिता भट्ट, जो बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी। बनना चाहती तो थी पायलट, लेकिन जिंदगी ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। स्कूल के दौरान किस्मत से रैंप वॉक का मौका मिला और ये मौका उन्हें ले आया मॉडलिंग की ओर। अभी स्कूल पास ही किया था कि उन्हें मिला एक बड़ा मॉडलिंग ऑफर। बस इसके बाद तो ऋषिता ने मुड़कर नहीं देखा। उनके पास मॉडलिंग, म्यूजिक वीडियोस के बहुत से ऑफर आए और ऋषिता बन गई एक मशहूर चेहरा। ऋषिता के लिए मॉडलिंग से फिल्मों में प्रवेश काफी आसान था। ढेरों ऑफर भी थे, लेकिन ऋषिता ने शाहरुख खान के साथ अशोका फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की। हालांकि उनके अभिनय को पहचान मिली 2003 में आई तुग्मांशु धुलिया की इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति पर बनी फिल्म हासिल से। गोली मार देना आज, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। गोली मारो, गोली देखा, मारा। हासिल की सफलता के बाद उन्होंने बॉलीवुड में कई फिल्में की, लेकिन अच्छे विषय और किरदार की चाह में उन्होंने अपने आप को बॉलीवुड तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि क्षेत्रीय सिनेमा में भी कई बेहतरीन फिल्में की, जिनमें शामिल है मराठी फिल्म मणिमंगलसूत्र, जिसमें उनके सावित्री के किरदार को समीक्षकों ने काफी सराहा। उन्होंने निर्माता के तौर पर भी हाथ आजमाया और सौरभ शुक्ला, रघुवीर यादव के साथ बना डाली 2012 में आई फिल्म शक्ल पे मत जा। ऋषिता कई विधाओं में पारंगत हैं, जिनमें शामिल है कथक नृत्य। ऋषिता एक्सपेरिमेंट करने में भी पीछे नहीं रहती। फिल्मों के साथ साथ आजकल वो दूरदर्शन पर भी एंकर कर रही हैं बॉलीवुड के सदाबहार गीतों पर आधारित मशहूर कार्यक्रम रंगोली। ये हिम्मती, निडर और कभी हार ना मानने वाली अभिनेत्री, मॉडल और कथक नृत्यांगना ऋषिता भट्ट ही हैं हमारी आज की तेजस्विनी। ऋषिता, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में। शुक्रिया ममता जी। जब भी हम बात करते हैं फिल्मी सितारों से तो हमेशा एक आम व्यक्ति के जहन में ये सवाल आता है कि हम भी वहां काश होते। एक सपना, एक ड्रीम हर कोई देखता है जो बड़े पर्दे की चाह रखता है। ऐसे में आपसे ऋषिता ये जरूर जानना चाहेंगे कि आप क्या बचपन से ही चाहती थी कि आप एक एक्ट्रेस बने, एक मॉडल बने, या फिर जैसे बहुत बार लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे को मौका मिला और हमने कर लिया? आपका सफर कैसे शुरू हुआ? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक चाह थी और मौका मिला और कर दिया, वो भी था एक हिस्सा मेरी ज़िंदगी के इस 19 साल, जैसे आपने कहा, एक एक्टिंग, मॉडलिंग और डांसिंग करियर में। दरअसल हुआ क्या कि मैं एक्टिंग एज अ प्रोफेशन कभी करना नहीं चाहती थी, क्योंकि आप अगर फिल्म बैकग्राउंड से नहीं आते हैं और ऐसा लगता था कि कई बार उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है, तो फिर आप कैसे आपकी ज़िंदगी भर कोई एक करियर को निभा पाएंगी, स्पेशली जब आर्टिस्टिक परस्यूल हो। तो कई बार कलाकारी में होता था कि अरे मुझे राइटर बनना है, पेंटर बनना है, तो फिर वो करियर नहीं माना जाता था। इंजीनियरिंग या डॉक्टर प्रॉपर करियर माने जाते थे। पर मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ, क्योंकि मुझे लगा जब मुझे मौका मिला
मेरी एक हॉबी और पैशन को अपनाने का एज अ करियर मुझे आई थिंक मैंने मौका छोड़ा नहीं। शुरुआत हुई मेरी मॉडलिंग के साथ एंड मॉडलिंग से फिल्में मिलने लग गई, बहुत सारी फिल्में ऑफर हुई, लेकिन क्योंकि एक हेजिटेशन थी मुझ में, मुझे लगता था कि अगर आप एक्टिंग करेंगे तो शायद वो तो एक जस्ट आपकी एक शौक के लिए है, लेकिन उसके बाद क्या। पर ऐसा हुआ नहीं, मौके मिलते गए एंड गॉड इज बिन काइंड, आई एम स्टिल वर्किंग। 1998 वो साल था जब आपने लिरिल की ऐड की थी जी। और लिरिल की ऐड वैसे ही बहुत क्रिएटिवली पिक्चराइज की गई थी जी। और आप उस वक्त बहुत छोटी उम्र की रही होंगी, तो कैसे इस बात की भी शुरुआत हुई, क्योंकि उस वक्त इस ऐड का मिलना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती थी। उस वक्त लिटिल गर्ल मतलब फिल्मों में आएगी ये लड़की और हीरोइन बनेगी, पता नहीं एक वो उसके साथ साथ ब्रांड के साथ साथ ऐसी एक मान्यता थी। और लिटिल एक ऐसा अभी तो बहुत लोग नहीं देखते हैं, शायद वो ब्रांड ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, पर इट वाज अ सोप एड और उसमें एक पानी में नहाती हुई और एंजॉय करती हुई लड़की दर्शाई जाती थी और माना जाता था कि जिसने वो ऐड कर ली वो डेफिनेटली फिल्मों में आती है लड़कियां। बट अच्छा मौका मिला और मैं मानती हूँ कि मुझे अच्छे ब्रांड्स मॉडलिंग के वक्त भी मिले। मैं छोटी थी, मैं 17 साल की थी। अच्छा। एंड 18-19 तक तो मैं फिल्मों में आ गई और बहुत जल्दी मेरी शुरुआत हो गई। ये मेरे जो फिल्मों का सफ़र है वो बहुत ही जल्दी शुरू हो गया। लेकिन आमतौर पर ये उम्र वो भी होती है, जैसे आपने कहा कि वो दौर था जब एक्टिंग को एक प्रोफेशन के तौर पर आप देख नहीं सकते थे, तो जाहिर है कि पढ़ाई पर बहुत तवज्जो दी जाती थी। तो आपके परिवार ने कभी आपका हमेशा साथ दिया इस बात को लेकर, या फिर ये जोर रहता था कि नहीं पढ़ाई पर भी ध्यान दो? पढ़ाई में मैं अच्छी थी तब लोगों को एक्चुअली लोग हैरान इस वजह से थे कि अगर ये लड़की पढ़ाई में अच्छी है तो पता नहीं ये कहाँ से कहाँ ये फिल्मों में आ गई। पर पढ़ाई लिखाई में कभी मुझे किसी की रोक टोक नहीं थी। आई ऑलवेज डिलीवर्ड एंड जब मुझे ऑफर्स आए तो बहुत सपोर्ट रहा मेरे घर वालों का, मम्मी का, मेरे मौसी, मैं बहुत क्लोज हूँ माई मदर सिस्टर, तो बहुत इनकरेजमेंट था क्योंकि वो मानते थे कि अगर कोई चीज़ आप दिल से करते हैं एंड अगर आपको अच्छी लगती है तो आपको करनी चाहिए। एंड क्योंकि एक के बाद एक सफलता मिलती गई और अच्छे काम मिलते गए, शायद मुझे और ज़्यादा उनका प्यार मिला। बहुत बढ़िया। लेकिन अगर पहली फिल्म शाहरुख खान के साथ आपको मिल जाए तो ये भी एक ड्रीम होता है। कोई भी अगर डेब्यू करना चाहता है सिने जगत में और एक सुपरस्टार के साथ आपको मूवी करने का मौका मिल जाए तो वाकई एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती मानी जाती है। और आपको ये खुशकिस्मती मिली आपको कैसे मिला? क्योंकि शुरुआत बहुत जरूरी होती है और जैसे हम लगातार कह रहे हैं कि फिल्मी दुनिया में स्ट्रगल बहुत ज्यादा होती है। सही मौका आपको मिले ना मिले कोई कह नहीं सकता, लेकिन क्या ये अनिश्चितता आपके साथ भी थी? नहीं, बहुतों को ये भी लगता था कि मतलब 6-7 साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद लोगों को ऐसे मौके मिलते थे। मुझे शुरुआत में मिल गए, लेकिन ये बात नहीं थी। मुझे पहले बहुत फिल्में ऑफर हुई। जब मैं मॉडलिंग कर रही थी तो बहुत सारे मेरे कुछ म्यूज़िक वीडियोस भी थे जो बहुत पॉपुलर हो गए थे, तो मुझे फिल्में बहुत मिलती थी, लेकिन मुझे फिल्में करनी नहीं थी फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि वो मेरे लिए एक करियर ऑप्शन नहीं था। पर जब ये फिल्म मुझे ऑफर हुई अशोका, तब मुझे लगा कि संतोष सिवन भी डायरेक्टर थे, कैमरामैन थे जिनका मैंने काम देखा है, एंड ऑब्वियसली शाहरुख खान। तो जब वो मौका मिला मैंने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब की और शायद इसलिए शुरुआत जो आप कह रही थी कि शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, तो मैंने जब आई थिंक आई वाज लकी टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी। और उसके बाद हमने देखा कि अगर आपकी फिल्मोग्राफी पे कोई नजर डाले तो पाता है कि साल 2000 से 2001, 2, 3, 4 से लेकर लगातार हर साल आपकी फिल्में रिलीज हुई हैं और 2019 तक भी ये सफर अभी भी चल रहा है। और इसमें एक खास बात ये है कि केवल बॉलीवुड की फिल्में नहीं हैं, इसमें आपने कितनी भाषाओं में फिल्में की हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, नेपाली और तो और पर्शियन को भी गिना जा रहा है, पंजाबी भी है। ये सब कैसे संभव हुआ? नहीं, एक्चुअली वो जो पर्शियन और नेपाली है, मुझे लगता है कुछ फिल्मों की डबिंग होके उसे रिलीज की थी, बट डेफिनेटली साउथ इंडियन, पंजाबी, बंगाली, मराठी कुछ तो अवार्ड विनिंग रही हैं एंड अक्लेम्ड रही हैं। तो मुझे लगता है ज़्यादा मैंने उन लैंग्वेजेस में बहुत सारी फिल्में नहीं की, पर हर लैंग्वेज में 2-2, 3-3 फिल्में की हैं, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर एज ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू
कई बार हिंदी फिल्मों को तो हर कोई देखता है या नहीं भी देखता है, एंड एज एन ऑडियंस कहीं ना कहीं यू नो रीजनल सिनेमा, सम रीजनल सिनेमा वर्क्स ब्रिलियंटली वेल, एंड कुछ कहानियाँ बहुत सुंदर थी, तो वैसी फिल्में हिंदी में नहीं बन रही थी उस वक्त, तो मुझे लगा कि अगर चाहे एक दो फिल्म मेरी ऐसी थी जो मराठी में बनी और बहुत ही अच्छी मतलब लोगों ने उसकी बहुत तारीफ हुई, जी सराही, मगर एक दो बंगाली फिल्म्स थी, तो आई थिंक स्क्रिप्ट मैटर टू मी, भाषा से ज़्यादा मेरे लिए स्क्रिप्ट मैटर करती थी। जैसे मैंने अभी एक शॉर्ट फिल्म की थी इन यूके, ब्रिटिश प्रोडक्शन, पर अगेन वो शॉर्ट फिल्म थी, अपॉर्चुनिटी थी और एक बहुत ही स्वीट सी फिल्म थी, तो मैंने उसे करी। तो आई थिंक मैं कई बार बहुत एक्सप्लोर करती हूँ, पर कई बार कुछ नहीं काम करते हैं, कुछ काम करती हैं, तो इट डजंट मैटर, मतलब एज लॉन्ग एज आई एम हैप्पी डूइंग इट। माने कि आप चूजी रही हैं अपने फिल्मों को लेकर, और जब सही स्क्रिप्ट आई सिर्फ तभी आपने फिल्म करने की मानी, आप ज्यादा फिल्मों के पीछे नहीं भागी, ऐसा मान सकते हैं हम? जी ऐसा मान सकते हैं। कुछ मेरे दर्शक बहुत नाराज भी होते हैं और कहते हैं कि आप बहुत फिल्में क्यों नहीं करती हैं, तो मैंने कहा कि मुझे ऐसा नहीं है कि मैं मशीन की तरह करती जाऊं कि यू नो यू वांट टू डू समथिंग दैट यू फील लाइक डूइंग। वेरी राइट। लेकिन फिल्मों की दुनिया के बारे में अगर हम आपसे, क्योंकि आप फिल्मी इंडस्ट्री से ताल्लुक सीधे नहीं रखती हैं, आपने बाहर की दुनिया से फिल्मी दुनिया में कदम रखा, ऐसे में ये जरूर जानना चाहेंगे आपसे कि जो भी फिल्म इंडस्ट्री के बाहर के लोग हैं उनके लिए एक मायावी दुनिया की तरह है जहाँ बहुत चकाचौंध है, वास्तविकताएं क्या है इस दुनिया की? क्या ये स्ट्रगल वाकई एक बहुत लंबी स्ट्रगल होती है? आपने ये स्ट्रगल नहीं देखी, लेकिन आपने बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे होंगे। क्या है सच्चाई इस स्ट्रगल की और क्या है सच्चाई इन लाइट्स के पीछे की दुनिया की? मैं कहूँगी, जैसे मैं पहले भी कह रही थी कि बहुत लोग मानते हैं जैसे मुझे मौके मिले 6-7 साल स्ट्रगल के बाद या मेहनत करने के बाद लोगों को वैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी, और उस दौर में तो इम्पॉसिबल था कि अगर आप, स्पेशली जब मैंने शुरुआत की, वो वक्त अलग था, मैं छोटी थी, मगर फिर भी एक अलग सिनेमा वाज गोइंग थ्रू ट्रांजिशन, और सिनेमा बहुत ही एक अलग तरीके से उसे यू नो देखा जाता था या माना जाता था। अब तो बहुत बदल गया है, मगर तब लोगों को मैंने देखा है कि इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, माने आप समझ लीजिए कि इम्पॉसिबल था अगर आप फिल्म बैकग्राउंड से नहीं हैं टू एंटर फिल्म्स। लेकिन जैसे बहुत लोग आए फिल्मों में, एंड आई थिंक बहुत सारे ऐसे हैं जो नॉन फिल्म बैकग्राउंड से इंडस्ट्री में आज भी हैं, एंड अब वक्त बदल गया है, अब हर कुछ मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, आप कहेंगे तो डिजिटल मीडियम बहुत आ गया है, तो अब पूरा वक्त ही आई थिंक 6-7 साल से तो हर चीज़ बदल गई है। लेकिन पहले अपॉर्चुनिटीज़ कम थी, अब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, तो जो मायावी दुनिया से बहुत ही एनामर्ड, या मैं कहूँगी कि चकाचौंध रहते कि हमें भी इस इंडस्ट्री में आना है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, टेलीविज़न है और डिजिटल मीडियम है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इट्स बिकम लाइक अ प्रोफेशन, एंड एक्टर्स के लिए बहुत अच्छा वक्त है, टेक्नीशियंस के लिए बहुत अच्छा वक्त है, एंड पहले शायद ही ऐसे मैंने देखा हो कि इतने आसानी से हर को काम मिल जाए। पहले तो ये होता था कि हर किसी को काम चाहिए था, मगर इट वाज इम्पॉसिबल, नॉट इजी, एंड मेन मीडियम था फिल्म्स एंड टीवी तो बस उभर रहा था तब, तो आई थिंक अब तो वक्त बहुत ज्यादा बदल चुका है जी। लेकिन एंड ये भी है बिकॉज बहुत वक्त बदल गया है, बहुत लोग आ गए हैं, आई थिंक आप बने रहें ऑडियंस में, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाता है, इतने सारे एक्टर्स हैं, तो आई मीन अपनी जगह बनाए रखने के लिए भी कोशिश लगातार करनी पड़ती है, और वैसे भी जिसे कैसे हम जानते हैं कि एक कंपटीशन हर फील्ड में होता है और सिने जगत में भी बहुत कंपटीशन होता है। लेकिन ऋषिता को जो शोका से शुरुआत के बाद जो पहली बड़ी फिल्म थी जो सफल बहुत रही, वो थी हासिल, दिग्मांशु धूलिया की फिल्म। करेंगे इस पर बात, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का। हेलो, कौन? नमस्कार मैडम जी हम 10 वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा काश। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से, उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना?
दस्त के इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? खाने पीने के बिल पे जो सर्विस चार्ज लगाते हैं, इसे चुकाना या न चुकाना ये ग्राहक की मर्जी है। जो ग्राहक से जबरदस्ती सर्विस चार्ज लगाएगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का वो दोषी माना जाएगा। रेस्टोरेंट द्वारा ऐसा करने पर ग्राहक कंज्यूमर फोरम यानी उपभोक्ता मंच की शरण ले सकता है। सर्विस चार्ज जरूरी नहीं, ग्राहक की मजबूरी नहीं। दादी जी, आपकी उंगली की छाप मशीन नहीं पढ़ पा रही, माफ करना, आपको अब राशन नहीं मिल पाएगा। मैं बहुत दूर से आई हूँ, कुछ तो तरीका होगा। तरीका है आंटी। अगर कभी उंगलियों की छाप या फिर आंखों का स्कैन ना हो या कोई और वजह से वेरीफाई ना हो पाए तो कानून है कि कोई भी दुकानदार राशन देने से मना नहीं कर सकता। आधार लेटर या फिर ई-आधार की कॉपी लेकर या उस पे छपे QR कोड को स्कैन करके दुकानदार को राशन देना ही पड़ेगा। और इतना ही नहीं, परिवार का कोई और भी सदस्य जिसका नाम राशन कार्ड पर लिखा हो, वो भी अपनी उंगलियों की छाप देकर राशन ले सकता है। क्या सच? हाँ बिल्कुल। चलिए आपका आधार डाउनलोड करके प्रिंट लेते हैं। इसीलिए मैं हूँ आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे ये विशेष कार्यक्रम तेजस्विनी, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री ऋषिता भट्ट से। ऋषिता, अशोका की बात लगातार की जाती क्योंकि वो आपके लिए एक लॉन्चिंग पैड की तरह थी, लेकिन तिग्मांशु धूलिया उस वक्त बड़ा नाम नहीं थे, आज बहुत बड़ा नाम है। उनकी ये फिल्म हासिल, जिसने आपको वाकई एक पहचान दिलाई, क्या यादें जुड़ी हैं आपकी इस फिल्म से? जब ये आपको ऑफर हुई, जब तिग्मांशु के साथ आप जुड़ी, क्या अनुभव रहे आपके? जब हासिल मुझे ऑफर हुई तब मुझे याद है एक जैसे मैं जिमी शेरगिल और मैं बस एक छोटा सा लुक टेस्ट हमने किया और उसके बाद तिग्मांशु वैसे भी अभी भी बहुत कम बोलते हैं, अभी तो वो एक्टिंग भी करते हैं, लेकिन वो उस वक्त तो और ज़्यादा कम बोलते थे, तो मैं थोड़ा सा डर गई। मैंने कहा इनके साथ अगर मुझे काम करना होगा तो मैं आज भी बहुत कहती हूँ कि कई बार मुझे तुमको देख के पहले डर लगता था क्योंकि वो बहुत कम बात करते हैं। आई मीन उस वक्त तो और ज़्यादा कम। तो मुझे लगा कि यू नो के नाइस यंग डायरेक्टर, वेरी गुड स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी थी और हम शूटिंग करने जाने वाले थे। तो एक छोटा सा स्केड्यूल था इलाहाबाद में 10 दिन का, तो हमने डेट्स दे दी और हम चले गए शूट करने। तो पता लगा कि एक्चुअल लाइव लोकेशन जब कुंभ का मेला लगा हुआ था तब हम शूटिंग कर रहे थे। तो एक्चुअली जब मेले के अंदर हिडन कैमरास के साथ हमने वो शूट मैनेज किया 10 दिन के लिए। एंड जब हम जाते थे वहाँ पे, आप सोच सकते हैं कि आप अगर मेले में हैं, कितने लोग हैं, इतनी भीड़ है, और उस भीड़ में हम शूटिंग कर रहे थे। आई थिंक इट वॉज क्वाइट अ डेयरिंग एक्ट। एंड उसके बाद काफ़ी जो हमारा शूट था बहुत बाद में हमने किया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स भी आई थी हासिल शूट करने के वक्त, क्योंकि वो 10 दिन का स्केड्यूल करने के बाद यू नो एक आध जो प्रोड्यूसर थे वो बैकआउट कर गए थे। तो फिर बाद में वो फिर से किसी ने उसमें यू नो दे केम एज प्रोडक्शन एंड अगेन हमने उसे शूटिंग की। होते होते वो जो फिल्म आज इतनी सफल रही है वो फाइनली 3 साल लगे बनते और रिलीज होते हुए। मगर मैं कहूँगी कि वो एक ऐसी फिल्म है, कल्ट फिल्म है, जो लोग आज भी याद रखते हैं। एंड आज अगर मैं ये लिबर्टी की दैट उस वक्त में जो मैंने ऐसी एक स्क्रिप्ट की थी, आई थिंक वो अहेड ऑफ टाइम थी और आज ऐसी ही फिल्में बन रही हैं। एंड मुझे लगता है कि उस टाइम में इसलिए वो ज़्यादा काम करी बिकॉज एक अलग किस्म की कहानी, एक माहौल था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, पॉलिटिक्स, रोमांस, सॉन्ग्स। तो मैं देखती हूँ कि आजकल की कई सारी फिल्में काफ़ी हद तक उससे प्रेरित होती हैं कहीं ना कहीं, आपको लगता है। लेकिन उसके बाद भी आपने इतनी सारी फिल्में की हैं ऋषिता, कौन सी ऐसी फिल्म, इतना सारा काम किया है आपने, कौन सी ऐसी फिल्म है जो आपके दिल के बहुत करीब है या जिसको आप अपना बेहतरीन काम मानती हैं? बेहतरीन तो मैं कभी नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हासिल एक फिल्म है और मैंने एक मराठी फिल्म की थी
जिसमें मैंने 16 साल से लेकर 60 साल की उम्र तक काम किया और क्रिटिकली अक्लेम भी हुई वो फिल्म। लेकिन मैं ये नहीं मानती कि कोई भी मेरी बेस्ट अभी तक है। आई यानी थिंक आप वो एक इंतजार भूख कर रहे हैं कि है, अभी वो भूख best- एज एन एक्टर रहती है, क्योंकि वो आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होने वाले हैं। तो ऐसे में एक्ट्रेस ऋषिता भट्ट की अगर हम बात करें तो अभी किस तरह के मौके की तलाश में है ऋषिता? आई थिंक अभी डिजिटल पोर्टल तो बहुत ही पॉपुलर है और मुझे बहुत ऑफर्स आते हैं, तो होपफुली अगर कुछ अच्छा होगा तो उसे एक्सप्लोर करूँगी। एंड सिनेमा वाइज स्ट्रॉन्ग रोल्स, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, ताकि जो मैंने ना किए हों तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। तो अभी होपफुली सून यू विल सी मी इन। ऑलराइट, लेकिन आप मुंबई में पली बड़ी हैं और मुंबई के बाद अब आप, ये कहना गलत नहीं होगा कि अब आप दिल्ली की हो गई हैं। ऐसे में मुंबई और दिल्ली की जिंदगी को आप कैसे कंपेयर करते हैं और दिल्ली की ऐसी खास क्या चीजें हैं जो आपको बहुत पसंद है? देखिए, जो बम्बई में रहते हैं ना वो मुंबई को ही पसंद करते हैं और दिल्ली को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मैं दिल्ली को पसंद करती हूँ इसलिए क्योंकि आई थिंक दिल्ली में एक अलग किस्म का माहौल है। आई लाइक द रोड्स हियर, आई लाइक द ग्रीनरी हियर। बॉम्बे में ऐसा नहीं है, पर अगर आप चॉइस देंगे तो मुंबई मेरी जान है। लेकिन आप दिल्ली के खाने को मिस करती हैं? बिल्कुल नहीं, खाना तो बिल्कुल दिल्ली में है अच्छा। जैसे दिल्ली में आते ही सबसे पहला मेरा अटैक होता है ऑन चाट, एंड मुझे ऐसी चटपटी चीज़ें एंड हल्का फुल्का खाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये बताइए हमें, क्योंकि आपके बारे में एक बात कही जाती है कि आप बहुत फिटनेस फ्रीक हैं और आजकल तो इंडस्ट्री में जिसको देखो सभी फिटनेस पर बहुत जोर देते हैं। और अगर मैं महिलाओं के नजरिए से आपसे बात करना चाहूँ कि आमतौर पर हम ये धारणा रखते हैं कि भारतीय समाज में जो भारतीय महिलाएं हैं वो शादी के बाद अपने फिटनेस पर उतना ध्यान देती नहीं है। फिटनेस को लेकर आप महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी? अब वक्त बदल गया है। पहले होता होगा शायद कि चलो लेट गो कर लिया हर किसी ने और छोड़ दिया टू लुक आफ्टर योरसेल्फ, मगर मैं कहना चाहूँगी कि फ़िटनेस अपने लिए होती है, इट्स नॉट फॉर एनीबडी एल्स। और ये नहीं कि आपकी कमर कितनी छोटी है या व्हाट्स द साइज ऑफ योर बॉडी। वो फिटनेस मेरे लिए ओवरऑल फिटनेस है, बॉडी माइंड एंड सोल। अगर आप अंदर से खुश नहीं हैं तो आप कभी फिट कहाँ से रहेंगे? मेंटली आप फिट नहीं रहेंगे, एंड मेंटली फिट नहीं रहेंगे तो आप फिजिकली फिट नहीं रहेंगे। तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है टू कीप योर सेल्फ फिट, चाहे आप फूड वाइज ऑल्सो जितना आप कोशिश कर सकें। मैं नहीं कह सकती कि मैं कोई डाइट पे हूँ, मगर फिटनेस वाइज ओवरऑल फिटनेस मेरे लिए बहुत मायने रखती है और जो शायद सबके लिए होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि कई बार अगर आप ओवरऑल फिट हैं तो फिर एक अलग ही आप में एक ऑरा होता है। एंड मेरे लिए फिटनेस मंत्र तो मेरा डांस है, एंड आई थिंक अभी भी मैं रियाज करती हूँ। मैं ट्रेन क्लासिकल चाह रही थी आपसे, क्योंकि आपने कथक डांस सीखा और वो भी शामक डावर से, जबकि शामक डावर तो एक ऐसे डांस गुरु हैं जो कंटेम्प्रेरी डांस और जैज के गुरु माने जाते हैं। नहीं, मैंने कथक उनके अंडर सीखा। नहीं, कथक एक अलग ही मतलब क्लासिकल डांस है और शामक कंटेम्प्रेरी जैज सिखाते हैं। बिल्कुल। तो बस क्योंकि आप अगर इंडियन क्लासिकल डांस करते हैं तो वर्सेटैलिटी के लिए अगर आपको यू वांट टू लर्न अ डिफरेंट डांस फॉर्म, तब जाके मैंने शामक के साथ ट्रेनिंग ली। लेकिन वो तो एक होता है ना कि आप अगर इंडियन क्लासिकल डांस जानते हैं तो एक वेस्टर्न क्लासिकल भी थोड़ा सा आपको सीखना चाहिए टू लेट द बॉडी बी अ लिटिल डिफरेंट लैंग्वेज। आपसे एक सवाल ये जरूर पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप अब शादीशुदा भी हैं और वर्किंग वुमेन जरूर कहूंगी क्योंकि आप अभी भी काम कर रही हैं। ऐसे में संतुलन बनाने के लिए आप किन बातों का खास ख्याल करती हैं? क्योंकि महिलाओं के सामने, आजकल की कामकाजी महिलाओं के सामने ये बड़ी चुनौती होती है कि काम को और घर को बैलेंस करके चलें। आई थिंक ज़्यादा सोचेंगे तो नहीं दिक्कत होगी। आई थिंक जब आप काम करें तो उस पर ध्यान दें, जब आप घर पे हो उस पर ध्यान दें। आई थिंक जब आप जैसे गो विद द फ्लो ऑफ लाइफ, एंड ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बैलेंस करने के लिए आप दोनों कर सकते हैं। और आपका सपना, चलते चलते एक छोटा सा सवाल और, मेरा सपना जो आपने अभी पूरा करना है? आई थिंक वो तो बस ये होगा कि मैं हमेशा ऐसे बनी रहूं दर्शकों में, और बिसाइड्स हैविंग माय पर्सनल लाइफ इंटैक्ट, एंड आई कीप वर्किंग एंड आई कीप सीइंग माय ऑडियंसेस एंड दे कीप वाचिंग मी।
ग्रेट, ऑल द बेस्ट टू यू। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है ऋषिता कि जो भी काम आप करना चाहती हैं उसमें आपको सफलता जरूर मिले। बहुत बहुत शुक्रिया तेजस्विनी में हमारे साथ बात करने के लिए। शुक्रिया। तो ये थी बात तेजस्विनी की। आज हमारे साथ थे ऋषिता भट्ट। अगले सप्ताह फिर होंगे हाजिर लेकर एक और तेजस्विनी हमारे साथ। फिलहाल लेते हैं इजाजत।